हाय एवरीवन, मैं हूं सक्षम और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे? इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स के बारे में जानेंगे जो अपना खाना नहीं बना सकते, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, फूड जो होता है बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं? फूड के ही कंपोनेंट होते हैं। मीन्स ये सारी चीज़ें फूड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, और इन्हीं सब कंपोनेंट्स को मिला के हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट तो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना, बनाना। प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना सकते हैं, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन अपना खाना नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, लेकिन एनिमल जो भी वो एनिमल खाते हैं वो एनिमल भी किसी ना किसी प्लांट को ही खाता है। सो दस हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? जैसे कि ह्यूमन डायरेक्ट जाके फ्रूट को तोड़े और खा ले, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट तरीका है। इनडायरेक्ट तरीका जैसे कि कोई एनिमल को खा रहा है, लेकिन वो एनिमल भी तो प्लांट पर ही डिपेंड है, तो इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं। नेक्स्ट है बूजो कुछ जानना चाहता है, देख लेते हैं। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बना लेते हैं। इसका आंसर हम जानेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants ही एक ऐसे लौते ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं by using water, carbon dioxide and minerals. इन तीन चीज़ों की मदद से प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर बूजो का आंसर मिल गया होगा कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। इन तीन चीज़ों की मदद से, ये तीन रॉ मटेरियल हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटीरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और ये सभी रॉ मटीरियल जो हैं सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। वाटर ग्राउंड में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, और मिनरल्स सॉइल में मिले होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। अब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती ही क्यों है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की मदद से हम अपनी बॉडी को ग्रो कर सकते हैं, अपने डैमेज पार्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं, और न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, जिसकी मदद से हम अपनी डे टू डे लाइफ को करते हैं, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition. So देखो, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस जैसे कि हमने देखे थे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, तो वैसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। मीन्स सेल्फ नरिशमेंट, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, ठीक, खुद ही बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, किसी पर डिपेंड ही नहीं है, सेल्फ नरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो ऐसा न्यूट्रिशन को अपनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या हैं? इसलिए ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। एनिमल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। इनको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो ह्यूमंस भी क्या हुए? हेटरोट्रॉप्स हुए, क्योंकि वो भी फूड के लिए
प्लांट्स पे डिपेंड हैं, जिसमें हेटेरोस का मतलब होता है अदर, अदर मीन्स किसी और पे डिपेंड होना फूड के लिए। अब पहेली कुछ जानना चाहती है। पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई अवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल एंड प्लांट्स, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। अब पहेली जानना चाहती है कि जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं ये रॉ मटेरियल की मदद से, लेकिन हम ह्यूमंस क्यों नहीं बना पाते ये खाना? सो इसका भी आंसर हम जानेंगे। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। फूड फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड होती है प्लांट्स की? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्या फूड पूरे प्लांट में बनाया जा रहा होता है, हर पार्ट में, स्टेम में, लीफ में, फ्लावर में, हर जगह फूड बन रहा होता है, या फिर कोई सर्टेन पार्ट होता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ये तो कह दे ये सब रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट्स अपना रॉ मटेरियल कैसे ले लेता है खुद पे खुद? ये भी चीज़ अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और उस रॉ मटेरियल को लेने के बाद वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है फूड फैक्ट्रीज में जहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे इस पैराग्राफ में। 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव क्या होती हैं? फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट्स की। तो इतना तो अभी हमें पता चला कि प्लांट्स की पूरी बॉडी में फूड नहीं बनाया जा रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ लीफ में जो होता है फूड बनाया जाता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसका मतलब ये हुआ कि सभी रॉ मटेरियल को लीफ तक पहुंचाया जाता होगा। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, इन सब चीज़ों को लीफ तक पहुंचाना होगा। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। वाटर एंड मिनरल्स दोनों क्या होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और इनको क्या कर लेती है? रूट एब्जॉर्ब कर लेती है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ, और लीफ तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोमेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लीफ लेती है डायरेक्टली, ठीक है। लीफ के ऊपर क्या होता है? लीफ के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, यहाँ पर ये लीफ है, लीफ के ऊपर ये टाइनी यहाँ पर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इन टाइनी पोर्स में क्या होता है? ये स्टोमेटा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये इस पे यहाँ पर देख सकते हो, इस डायग्राम पे ये स्टोमेटा है, ये क्या लग रही है यहाँ पर? ये गार्ड सेल है। ये क्या है? गार्ड सेल है। गार्ड सेल का काम क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को खोलने का काम और बंद करने का काम किसका होता है? गार्ड सेल का होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा और गार्ड सेल ये दोनों हमने समझ लिया। स्टोमेटा क्या होता है? लीफ पे टाइनी पोर्स होते हैं, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, विच इज़ यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। और गार्ड सेल क्या होता है? गार्ड सेल उस पर स्टोमेटा पे सराउंडेड होता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम। बूजो वांट्स टू नो। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो भी यहाँ पर गया है। सेल्स क्या होते हैं? यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। हमने देखा है कि बिल्डिंग किस पे बनी होती है? ब्रिक्स से मिला के बिल्डिंग बनती है। सिमिलरली ऐसे ही हमारी बॉडी भी क्या होती है? हमारी बॉडीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उन सब की बॉडीज़ क्या होती है? टाइनी सेल से मिलके बनी हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के मिलके बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर भी कहते हैं। ह्यूमंस क्या हैं? ह्यूमंस हैं मल्टी सेलुलर, क्योंकि हम एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं, इसलिए ह्यूमंस क्या हुए? मल्टी सेलुलर। द सेल इज एंक्लोज बाय द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब ये देखो, यहाँ पर सेल का डायग्राम दे रखा है। ये सेल है, ये सेल और इसकी जो आउटर बाउंड्री है, ये आउटर बाउंड्री आप देख सकते हो ब्लैक कलर की, तो ये क्या होती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और हर एक सेल का एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ दिस सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस ये रहा। और अब आता है क्रिप्टोप्लाज्म की।
द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड क्रिप्टोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस है ये सराउंडेड होता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोप्लाज्म कहते हैं। तो अभी हमने इस पैराग्राफ में क्या समझा, सेल्स क्या होते हैं, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। दो टाइप के यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन सेल से मिलके बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने सेल का डायग्राम देखा। ये न्यूक्लियस होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ दी सेल भी कहते हैं। क्रिप्टोप्लाज्म होता है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, और सेल मेम्ब्रेन होती है ये आउटर बाउंड्री। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीव्स। अब बूजो जानना चाहता है कि वाटर और मिनरल्स जो हैं ये कैसे एब्जॉर्ब करे जाते हैं रूट के द्वारा और पहुंचाए जाते हैं लीफ तक। ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट। अब वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, कहाँ से कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करती है। रूट उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है वेसल्स के थ्रू कहाँ पर, लीफ तक, द स्टेम एंड द ब्रांचेज ऑफ द लीफ। अब देखो क्या होता है, इसको भी हम डायग्राम से यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाटर भी है और मिनरल्स भी हैं। रूट ने क्या करा, इसको सोख लिया और इसने कहाँ पर पहुँचा दिया, रूट ने स्टेम तक। स्टेम से फिर ये पहुँचा यहाँ पर ब्रांचेस तक, ब्रांचेस के बाद ये लीफ तक पहुँच गया, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर ये क्या होता है, वाटर और मिनरल्स पहुँचते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इनको हम क्या कहते हैं, वेसल्स। मीन्स वेसल्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स पहुँचाए जाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम इसकी और ज़्यादा जानेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और कैसे किया जाता है, ठीक है। और डिटेल में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। पहली वॉन्ट्स टू नो वॉट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीफ दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट। अब पहेली जानना चाहती है कि लीफ में ही ऐसा क्या होता है कि वो अपना खाना बना सकती है। मतलब लीफ में ऐसा क्या होता है कि लीफ ही बस खाना बनाती है, स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट, ठीक है, ये क्यों नहीं खाना बना सकते, ऐसा क्या खास होता है लीफ के पास। द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लीफ ही खाने क्यों बनाती है, क्योंकि लीफ के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि ग्रीन कलर जो होता है लीफ का वो भी क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सन। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सन। क्लोरोफिल की मदद से ही हम सन की जो एनर्जी है वो प्लांट क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। अब देखो हम सब जानते हैं सन क्या है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, उसको खाना बनाने के लिए ये सब रॉ मटेरियल्स की तो ज़रूरत पड़ती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, लेकिन उसको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सनलाइट की प्रेजेंस में ही यहाँ पर क्या होता है, फूड अपना प्लांट बनाता है। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट की एनर्जी कैप्चर नहीं कर पाएगा प्लांट। तो लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो उसका काम क्या होता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करना। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही एनर्जी यूज करी जाती है खाना बनाने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम सब जानते हैं प्लांट अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनाते हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिसका फोटो का मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। मीन्स ये सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और गैसेस, ये सब क्या होते हैं, सब एक साथ कंबाइन होकर फूड बना रहे हैं और लाइट की प्रेजेंस में। इसलिए यहाँ पर क्या है, इसका प्रोसेस का नाम क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, minerals are necessary to carry out process of photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसकी मदद से प्लांट जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ, ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही ये प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो एक और आंसर हमें मिल गया कि ह्यूमंस क्यों नहीं अपना खाना बना पाते, क्योंकि ह्यूमंस के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, उनकी हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए हम खाना नहीं बना पाते। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी को लीफ क्या करती है, कैप्चर कर देती है और अपने यहाँ पर क्या करती है, स्टोर करके रख लेती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम सबको पता है सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है सन, ठीक है, टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसी लाइफ जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ना होती हो? क्या अपनी लाइफ आप अर्थ पे इमेजिन कर सकते हो? कोई भी लाइफ, कोई भी जिंदा होगा अगर फोटोसिंथेसिस ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे और कोई भी फूड नहीं रहेगा पृथ्वी पे, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब लोग प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और एक और बात सुनो कि देखो इस प्रोसेस के दौरान आपने सुना होगा पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है प्लांट एटमॉस्फेयर में, जिसको हम सूंघते हैं, ठीक है। सो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी क्रिएट नहीं होगी, ऑक्सीजन भी क्रिएट नहीं होगी तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो कोई भी बच ही नहीं सकता अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं होगी। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन के थ्रू अब हम इस प्रोसेस को जानेंगे कैसे ये प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन भी आएगा ना तो आपको ये जो इक्वेशन है वो तो लिख के आनी ही पड़ेगी। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एज अ रॉ मटेरियल हम देते हैं, एज अ रॉ मटेरियल हम नहीं देते, मीन्स प्लांट्स अपना खुद ही ले लेते हैं। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाती है, वाटर ग्राउंड से मिल जाता है। सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनती है, जिसमें से ऑक्सीजन जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज कर दी जाती है एटमॉस्फेयर में। अब बोलोगे एटमॉस्फेयर में रिलीज कैसे कर देता है प्लांट, थ्रू स्टोमेटा। मैंने आपको बताया था स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो इसलिए स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, इसी के थ्रू ऑक्सीजन बाहर जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लीफ से ले रहा है डायरेक्टली स्टोमेटा, और यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन जा रही है। टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो क्या होता है, आपने किसी बुक में पढ़ा होगा ग्लूकोज, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो वो भी सही है। क्या होता है, देखो ये जो ग्लूकोज है ना, चलो ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी मान के चल रहे हो तो भी देखो ग्लूकोज, या फिर आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है, ग्लूकोज अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज ये क्रिएट तो हो गया, लेकिन प्लांट्स, हमने सुना है प्लांट्स अपना खाना तो बना लिया, अब उसको खाता भी तो है, तो ग्लूकोज को क्या करेगा प्लांट अपनी एनर्जी, अपने एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेगा,
लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सभी वो यूज़ कर लेगा, कुछ ना कुछ तो ग्लूकोज बचेगा उसके पास। तो उस ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपनी पूरी बॉडी में सब जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया उसने, ठीक है, लीफ में, ब्रांचेस में, स्टेम में, फ्लावर में, सब जगह उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया ग्लूकोज। जितना खाना था उसने खा लिया, लेकिन अब उसका पेट भर गया। अब उसको ग्लूकोज क्या है, वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है ग्लूकोज को, कि वो आगे उसको यूज कर सके। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. अब बूजो ने ऐसी भी पत्तियां देखी हैं जो लाल कलर की होती हैं, वॉयलेट कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं। आपने भी कभी ना कभी ऐसी लीव्स देखी होंगी, ठीक है। तो बूजो जानना चाहता है क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां क्या होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। क्या इसका मतलब ये है कि और सारी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है? नहीं, ये गलत है। रेड हो या कैसी भी कलर की लीफ हो, सब फोटोसिंथेसिस करती हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। लेकिन ये ग्रीन कलर की क्यों नहीं होती? फिर अगर फोटोसिंथेसिस ये भी करती हैं तो ग्रीन कलर की क्यों नहीं होती? इसको हम जानेंगे यहाँ पर। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। साफ साफ यहाँ पर इस लाइन में लिखा गया है कि लीफ जो होती हैं अदर देन ग्रीन मीन्स जो ग्रीन कलर की लीफ नहीं है उनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल पाया जाता है तो सीधा मतलब है कि फोटोसिंथेसिस भी करती होंगी। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। अब क्या होता है, उन लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट की मात्रा कम होती है और सारे कलर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। पिगमेंट हम वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। रेड पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट, ये सब की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसकी वजह से इनका कलर उस तरीके का हो जाता है। रेड पिगमेंट की ज़्यादा अमाउंट है तो इसलिए वो रेड कलर की पत्ती हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल तो होगा लेकिन कम अमाउंट में होता है, इसलिए उसका ग्रीन कलर नहीं होता है पत्ती का। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस भी, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस तो होगी इन लीव्स में। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ का मतलब है रुका हुआ पानी, ठीक है। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि एक रुका हुआ पानी होता है, बारिश के दिनों में कोई प्लॉट पे भर जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की एक लेयर सी बिछ जाती है पूरी। हम सोचते हैं भाई घास है, वो घास उग गई है या फिर कुछ ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ होती है, एल्गी। वो एल्गी होती है, ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। अब एल्गी है तो ये क्या है, अब ये ग्रीन कलर की होती है तो गैस करो इसका ग्रीन कलर की होती है तो बताओ ये फोटोसिंथेसिस करती होगी कि नहीं करती होगी? कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप बता सकते हो कि ग्रीन कलर की ही क्यों होती है एल्गी? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन करती है। क्लोरोफिल भी एल्गी के पास होता है। अब क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है और अपना खाना खुद बना सकता है। तो एल्गी क्या होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है विच गिव देम द ग्रीन कलर, जिसकी वजह से ही उसके ग्रीन कलर होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना बना सकती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव, अब देखो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लांट्स क्या क्या बनाता है और बहुत सारी चीज़ बनाता है, ठीक है। वो सब चीज़ें आप इसमें जानने वाले हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ के आए ऊपर कि प्लांट्स क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है एटमॉस्फेयर में। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट के नाम से आपको पता चला है कार्बन का कार आ रहा है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या आ रहा है यहाँ पर, कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, नाम में ही आ रहा है। तो ये किससे मिलके बना होता है, कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीन चीज़ों की मदद से कार्बोहाइड्रेट बना होता है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये चीज़ें किसके काम आती हैं, अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड को सिंथेसाइज, प्रिपेयर करने के काम आती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स और
फैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट और किस किस काम आता है, प्रोटीन्स और फैट को बनाने के काम आता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है। व्हाट आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें नाइट्रोजन की जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कहलाया जाता है। लेकिन एक मिनट, अभी हमने रॉ मटेरियल में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, मिनरल्स लेता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ऑक्सीजन बनती है। लेकिन ये नाइट्रोजन कहाँ से आ गई इसमें, नाइट्रोजन प्रोटीन्स ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आते हैं ना, तो ये नाइट्रोजन आई कहाँ से, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, प्लांट्स नाइट्रोजन को उसने कहाँ से लिया, हमने तो नाइट्रोजन उसको दी ही नहीं। तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। अब नाइट्रोजन क्या होती है, अबंडेंस मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है गैसियस फॉर्म में एयर में, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं जो कि कुछ कुछ मात्रा में प्रेजेंट हैं। उनमें से एक नाइट्रोजन भी है जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी लेकिन गैसियस फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में तो गैसियस फॉर्म में ही होगी। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन प्लांट्स उसको इस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स प्लांट्स गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। अब वरना अभी इतना पढ़ के जाते तो बोल देते स्टोमेटा की मदद से नाइट्रोजन भी ले लेता होगा, लेकिन नहीं, नाइट्रोजन को वो गैसियस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते प्लांट्स। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको तो एकदम मार्क करके रख लो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी कैसे होती है। सॉइल के अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो, और उसको रिलीज़ कर देते हैं सॉइल में, ठीक है। कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, जो कि प्लांट यूज़ कर सके, और उसको सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स, और उस नाइट्रोजन को जो सॉइल में रिलीज कर दिया बैक्टीरिया ने, उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं अलॉन्ग विद द वाटर, वाटर के साथ साथ उसको भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र डालते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। रिच इन नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन की उसमें मात्रा ज़्यादा होती है, तो फार्मर भी नाइट्रोजन डालते हैं कि प्लांट को क्या है, नाइट्रोजन की कमी ना हो जाए। लेकिन नाइट्रोजन क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। इसी तरह जैसे फार्मर भी नाइट्रोजन डाल रहा है ना, वो फर्टिलाइज़र डाल रहा है, उसके अंदर नाइट्रोजन है, तो प्लांट्स ऐसे ही अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। प्लांट्स फिर क्या करते हैं, प्रोटीन्स और विटामिन सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी कोई कोई प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। अब बोलोगे होंगे, लेकिन उनको प्लांट्स का नाम क्यों दे रहे हैं, फिर क्लोरोफिल नहीं है उनके पास तो प्लांट्स का नाम ही मत दो। लेकिन वो प्लांट ही हैं, लेकिन उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, इसका मतलब यह है क्लोरोफिल नहीं है तो अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो अपना खाना भी वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, वो बचे कैसे हैं फिर, अब ना ही अपना खाना बनाते, ना ही हमने ऐसे देखा कि घर पे आगे कोई पेड़ खाना मांग रहा हो, तो अब वो बचे कैसे हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स किस पे डिपेंड हैं, प्लांट्स पे डिपेंड है, वैसे ही वो जो क्लोरोफिल नहीं है जिन प्लांट्स के पास, वो भी उन प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं, वो भी दूसरे प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं। तो लेकिन ऐसा कौन सा प्लांट है, उसका नाम भी बताओ। दे यूज दी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये कैसे करते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दूसरों पे डिपेंड है। तो ये प्लांट्स भी क्या आ रहे हैं, हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं कुछ प्लांट्स। लुक एट फिगर 1.5,
अब 1.5 फिगर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा ये प्लांट है, इस पर आप देख रहे हो ये तो अच्छा खासा प्लांट है, लेकिन उस पर ये येलो येलो क्या है, येलो येलो क्या है इसको अब जानते हैं। ऊपर डू यू सी अ येलो व्रिकी ब्रांचेज स्ट्रक्चर विंकिंग अराउंड द स्टेम, क्या तुमने कुछ येलो कलर की ब्रांचेस देखी जो ऊपर वहाँ पर पेड़ के ऊपर, हाँ देखी, ब्रांचेस ऑफ द ट्री। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्कुटा अमरबेल। इस प्लांट का नाम क्या है, कस्कुटा। ठीक है, नाम याद रखना कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो क्या होता है, कस्कुटा। कस्कुटा इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइम, वो रेडीमेड फूड लेता है जिस भी प्लांट पे वो चढ़ जाता है। द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट, जिस भी प्लांट के ऊपर वो चढ़ता है उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। ठीक है, कस्कुटा जिस प्लांट्स के मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्री जो है ये इसका होस्ट है, और कस्कुटा क्योंकि कस्कुटा इसके ऊपर चढ़ा है। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कस्कुटा क्या है, एक पैरासाइट है। अब बोलो कस्कुटा एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है, लेकिन ये एक पैरासाइट है। अब पैरासाइट क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में आपको बताऊं, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, मगर वो तो हेटरोट्रॉप में भी होता है। ठीक है, हेटरोट्रॉप भी वही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो पैरासाइट और हेटरोट्रॉप्स में डिफरेंस क्या हुआ, पैरासाइट में ये होता है कि पैरासाइट जो होते हैं वो जिससे फूड ले रहे हैं उसको हार्म भी पहुंचाते हैं। ठीक है, जिससे वो फूड ले रहे हैं उसको हार्म भी पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमंस भी पैरासाइट हुए कि नहीं, देखो ह्यूमंस क्या करते हैं, फूड लेते हैं प्लांट से और प्लांट्स को काटते भी हैं, तो ह्यूमंस भी इस हिसाब से पैरासाइट हुए। लेकिन कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, ह्यूमंस कुछ ऐसे भी ह्यूमंस होते हैं जो प्लांट्स लगाते भी हैं, तो इसलिए हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो ह्यूमंस क्या हैं, पैरासाइट नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते ह्यूमंस पैरासाइट हैं। लेकिन कस्कुटा जो है ये एक पैरासाइट है, क्योंकि ये न्यूट्रिशंस क्या लेता है, यहाँ पर प्लांट से लेता भी है और उसको हार्म भी पहुँचाता है। ठीक है, और डिजीज़ भी करता है। एज वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, हम भी एक ही कुछ काइंड के पैरासाइट्स में ही आते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। Paheli wants to know whether mosquitoes, bugs, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite। पहेली जानना चाहती है मॉस्किटो और ये सब जो चीज़ें हैं ये भी क्या पैरासाइट में ही आती हैं। हाँ, क्यों नहीं, मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो सोचो हम पे डिपेंड नहीं है, मॉस्किटो हमारा ब्लड लेता है, हाँ लेता है, लेकिन हमें बीमारियाँ भी तो कर सकता है, मलेरिया हुआ और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो मॉस्किटो की वजह से होती हैं हमें। तो इसलिए मॉस्किटो भी क्या हुआ, एक पैरासाइट की कैटेगरी में आया, क्योंकि वो हमसे फूड भी ले रहा है और हमें बीमारियाँ भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पैरासाइट में ही आएंगी। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट प्लांट्स। ठीक है, क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि कोई प्लांट इंसान जानवर को खा गया। ठीक है, ऐसा सुना होगा, देखो यहाँ पे खुद लिखा है हैव यू सीन, क्या तो कभी तुमने देखा है या सुना है कि प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, कि कोई ऐसा प्लांट हो जो एनिमल को ही खा जाता हो। भैया हमने तो नहीं सुना। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और डाइजेस्ट करते हैं उसको। ठीक है, मीन्स खा जाते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है कि ऐसा भी, देखो अभी तक तो हम ही खा रहे थे प्लांट को, अब प्लांट्स भी एनिमल को खा रहे हैं। सो सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। लेकिन ऐसे जो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या फिर कुछ और कलर के भी हो सकते हैं। लेकिन एक मिनट, ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन ये फिर इंसेक्ट को क्यों खा रहे हैं? ग्रीन कलर के होते हैं तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये इंसेक्ट को क्यों खा रहे हैं? इसका आंसर अभी हम जानेंगे आगे। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। अब देखो ये प्लांट कौन सा है, सब जानते हैं, पिचर प्लांट है ये। पिचर प्लांट शोइंग लिड एंड पिचर्स। ठीक है,
ये जार लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऊपर का लिड होता है। कोई भी मॉस्किटो यहाँ पर आता है, उड़ता उड़ता आता है, ठीक है, और इसके ऊपर बैठ इसके अंदर चले जाता है, तो वो क्या कर लेता है, लिड अपना बंद कर लेता है। अंदर से फिर ये इसके अंदर हेयर्स होते हैं बहुत सारे, जो कि उसको इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसमें वो इंसेक्ट फंस जाता है, फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है और उसको पचा लेता है। यही चीज़ अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। द पिचर प्लांट लाइक और जार लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। इस प्लांट ने क्या करा है, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इसने क्या कर लिया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। अपनी लीफ के आगे इसने क्या कर लिया, जार लाइक स्ट्रक्चर बना लिए हैं। द अपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। ये लिड क्या होती है, ओपन और क्लोजिंग का काम करती है लिड पिचर प्लांट की। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर्स। पिचर प्लांट के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. पिचर प्लांट के आसपास जब भी कोई भी इंसेक्ट आता है, जो भी उसके ऊपर बैठता है, तो लिड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, और इंसेक्ट क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है किसमें, हेयर्स में उसकी, एंकल्ड इनटू द हेयर। द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। लिड क्लोज हो चुकी है, इंसेक्ट अंदर बंध चुका है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिचर। फिर इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस पिचर प्लांट निकाल देता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। अब देखो, इंसेक्टिवोरस नाम से पता चल रहा है कि वो प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। सो ये भी याद रहेगा। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल इन विच दे ग्रो। अब देखो, एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और कलर के भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन कलर के हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना क्यों नहीं बना रहे हैं। फिर भूजो इज कन्फ्यूज्ड, भूजो कन्फ्यूज है। इफ़ द पिचर प्लांट इज ग्रीन, अगर पिचर प्लांट ग्रीन कलर का है तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट क्यों नहीं करता। वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, क्यों ये इंसेक्ट पे डिपेंड है। तो अब सुनो ध्यान से, पिचर प्लांट ग्रीन कलर का भी हो सकता है, लेकिन ये वो जगह पाए जाते हैं जहाँ पर इनकी जो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है वो पूरी ना हो पाए, ठीक है। मीन्स उसका मतलब क्या है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद भी इनकी जो पर्याप्त मात्रा जो उनकी न्यूट्रिशन की नीड है वो पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए प्लांट अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेता है। अब ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की क्या होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये मॉस्किटो को खा के अपना नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसको फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस से भी एनर्जी लेते हैं, लेकिन वो उनके लिए पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन की सख्त ज़रूरत है इनको, ठीक है। जैसे हमने देखा था, फार्मर डाल देते हैं नाइट्रोजन, या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं सॉइल में, ऐसे कन्वर्ट करके डाल देते हैं सॉइल में वो बैक्टीरिया। लेकिन ये उस जगह पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसलिए ये इंसेक्ट को खाते हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। तुमने देखा होगा कि वेजिटेबल मार्केट में क्या होते हैं, मशरूम्स बिक रहे होते हैं। You may have also seen fluffy umbrella-like patches grown in the moist soil or on rotting wood during the rainy season. तुमने ये भी देखा होगा कि कोई की लकड़ी जो होती है, गेट की लकड़ी जो है गीली रहती है ज़्यादातर रेनी सीजन में, तो उसके में क्या हो जाते हैं, मशरूम उगाते हैं। So let us find out what type of nutrition they need to survive and from where do they get them. तो चलिए अब जानते हैं मशरूम के बारे में कि मशरूम का कौन सा न्यूट्रिशन होता है, कैसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये कैसे सर्वाइव करते हैं। भूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिशन। भूजो जानना चाहता है ये मशरूम्स जो होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू। ये इनके पास कोई मुंह भी नहीं है मशरूम के पास कि ये खाना खा सकें।
they are not like green plants or they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. ना ही ये ग्रीन कलर के होते हैं कि फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकें। तो अब ये कैसे अब खाना बनाते हैं? अब ना ही ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में है कि इंसेक्ट को खाते हो क्योंकि मुंह ही नहीं है इनका, ना ही ये ग्रीन कलर के हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो ये क्यूरियोसिटी जनरेट कर रही है कैसे अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ क्या करना है आपको। आपको एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है, उसको गीला करना है और 1-2 दिन के लिए उसको क्या करना है, ऐसे ही रख देना है वार्म प्लेस पे, ठीक है। फिर उस पर आप कुछ दिनों बाद देखोगे, कुछ दिनों बाद उसमें कुछ फ्लफ़ी पैचेस नज़र आएंगे आपको। कैसे पैचेस नज़र आएंगे? ऐसे, ठीक है। ब्रेड रखा था हमने और इस पर ये फ्लफ़ी पैचेस आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जूम करके भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या है? फंगाई है। फंगाई ग्रोन ऑन ब्रेड, फंगाई ब्रेड पे उग चुकी है। अब ये फंगाई क्या है? ऑब्जर्व पैचेस अंडर माइक्रोस्कोप, जो कि अभी हमने ऊपर देखा, और मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो वही चीज़ है, कॉटन लाइक थ्रेड आपको दिख रहे होंगे जो कि पीस ऑफ ब्रेड पे उग चुके हैं। माइक्रोस्कोप में हम देख रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या है? फंगाई है। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका कुछ अलग ही तरीके का न्यूट्रिशन है, क्योंकि देख सकते हो ये ग्रीन कलर के तो है ही नहीं, ना ही इनका मुँह है। सो दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। इन्होंने क्या करा, फंगाई ने, इन्होंने इस ब्रेड से न्यूट्रिशन को ले लिया, ठीक है। इस न्यूट्रिशन, उन्होंने ब्रेड से न्यूट्रिशन को ले लिया। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन लेते हैं कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लो, मशरूम और फंगाई सब क्या हैं? दोनों ही क्या हैं यहाँ पर? और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपनाते हैं, इसलिए ये क्या है? सेप्रोट्रॉप्स हैं। जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अपनाता है वो सेप्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये देख सकते हो मशरूम दीवार वहाँ पर गेट पे उग रही थी और ये फंगाई यहाँ पर क्या है? ब्रेड पे उग चुकी है 1-2 दिन गीला रखने के बाद वार्म प्लेस पे। क्यों? ये क्या है? कैसे उग जाती हैं ये? जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे उगते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सो मशरूम और फंगाई क्या हुए? सेप्रोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिज्म विच टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल। फंगाई क्या होती है? पिकल पे भी ग्रो होती है, लेदर पे भी ग्रो होती है, लेदर क्लोथ्स पे, और अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। और आर्टिकल्स में भी ग्रोन हो जाती है जो ज़्यादा समय के लिए ह्यूमिड वेदर में रख दिए जाते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के दौरान जब बारिश का सीज़न चल रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें सड़ा गला देते हैं। आस्क योर पेरेंट अबाउट दी मैनेस ऑफ फंगाई इन योर होम। अपने पेरेंट्स से पूछो कि फंगाई ने क्या क्या उपद्रव मचाया आपके घरों में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बर्बाद करी हैं। द फंगल स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब देखो ऐसा तो नहीं इनकी टांगें कि अपने आप कहीं चल के चले जाते हो। ये क्या करते हैं? एयर में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंगल स्पोर्ट्स जहाँ पर भी इनको अपने जैसा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर दिखता है, वार्म मॉइस्ट प्लेस दिखती है, वहाँ पर उस पर जाके उस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे वो क्या कर जाते हैं? अटैक कर देते हैं और उसके न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। When they land on wet and warm things, they germinate। जब भी वो किसी वेट और वार्म थिंग्स पे जाती हैं तो वो उगना स्टार्ट हो जाती हैं। कौन उगना स्टार्ट हो जाती हैं? फंगस, ठीक है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप पता लगा सकते हो कि हम अपनी चीज़ों को स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं? उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और समझाना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे इस पैराग्राफ को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर 2 चीज़ आ रही हैं, फंगस आ रहा है, एक फंगाई आ रही है। दोनों है क्या? देखो, फंगस होता है हमारा सिंगुलर, ठीक है, और फंगाई होता है हमारा प्लूरल, ठीक है। ये हमारा क्या है? सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म,
ठीक है। सो फंगस सिंगुलर फॉर्म, फंगाई प्लूरल फॉर्म. Bujo says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by fungus. एक बार भूजो के ग्रैंडफादर उसे बता रहे थे कि हमारी जो वीट की फील्ड थी वो एक बार स्पॉइल हो गई थी फंगस की वजह से, खराब हो गई थी फंगस की वजह से. ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगाई कॉज डिजीजेज ऑल्सो. तो भूजो जानना चाहता है क्या फंगाई जो होती है वो डिजीजेज कॉज करती है, कि वो बीमारियां भी फैला सकती है. पहली ने उसका आंसर दिया है. पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल. ठीक है, कुछ कुछ फंगाई ऐसी होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है, जैसे ईस्ट और मशरूम जिसको लोग खाते भी हैं. बट सम फंगाई, कुछ फंगाई ऐसी भी होती हैं जो कि डिजीजेस कॉज करती हैं प्लांट्स में. एनिमल्स में भी फंगाई डिजीजेस कॉज कर सकती हैं. एनिमल्स में तो ह्यूमंस भी आते हैं, तो ह्यूमंस में भी डिजीज हो सकती हैं. सम फंगाई आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन. कुछ फंगाई मेडिसिन की तौर पे भी यूज करी जाती हैं. तो सब काम है फंगाई का, खराब भी है, सही भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. ये इंपॉर्टेंट आ गया. ठीक है, सिम्बायोसिस क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं बिल्कुल दोस्त की तरह, और क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं तो कुछ चीजें शेयर भी करते होंगे. शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, ये चीजें क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं. सो आसान भाषा में आपको बताऊं सिम्बायोसिस क्या होता है. जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं उसी रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं, और उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चीजें वो शेयर भी कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन एंड शेल्टर. इसी चीज को भी हम और अच्छे से जानेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट. कुछ फंगाई ऐसी भी होती हैं जो कि प्लांट्स के रूट में रहती हैं. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. अब क्या होता है, ये भी सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है. किसके बीच? फंगाई और प्लांट्स के बीच. फंगाई क्या करता है, प्लांट्स, देखो प्लांट क्या करता है, प्लांट उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंगस को, क्योंकि प्लांट अपना खाना बना सकता है, फंगस अपना खाना नहीं बना सकता. प्लांट खाना बनाता है और फंगस को खिलाता है. फंगस रिटर्न में क्या दे रहा है, फंगस ऐसे नहीं बैठ के खा रहा है, फंगस क्या रिटर्न में देता है, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन. ठीक है, उसको मीन्स प्लांट को क्या देता है, उसको रॉ मटेरियल दे रहा है कि ये लो वाटर और ये लो कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स और मुझे खाना बना के दे दो. ठीक है, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मेरे पास क्लोरोफिल नहीं है. तो ये यहाँ पर भी क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है. किसके बीच में? प्लांट्स एंड फंगस के बीच में. तो इसी रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं, जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स को. द द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस. अब देखो लाइकेंस का बहुत फेमस एग्जांपल है. जब भी सिम्बायोसिस की बात होगी तो आपको लाइकेंस का एग्जांपल तो जरूर देना पड़ेगा. ठीक है, सिम्बायोसिस की डिफाइन पूछेगा, सिम्बायोसिस की डिफाइन लिखनी है, उसके बाद लाइकेंस का एग्जांपल देना है. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. अब देखो लाइकेंस क्या होते हैं, जैसे कि आपने अगर शायद ही देखा हो, पेड़ क्या होते हैं, पेड़ के ऊपर एक वाइट वाइट या ग्रीन पैचेस होते हैं. ठीक है, वाइट वाइट कलर के आपने देखे होंगे, वाइट या ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, है ना, डॉट डॉट जैसे, ऐसे बूंदी 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 पेड़ के ऊपर. हम सोचते हैं पेंट गिर गया होगा, लेकिन वो पेंट नहीं होता है, वो लाइकेंस होते हैं. किसके बीच के रिलेशनशिप बता रहा है ये, फंगस एंड एल्गा. अब देखो ऐसे ये भी, जैसे कि फंगस सिंगुलर था और फंगाई प्लूरल था, वैसे ही एल्गी और एल्गा का है. और क्लोरोफिल का, हाँ, लाइकेंस क्या होता है, ये क्यों बनते हैं व्हाइट स्पॉट, फंगस और एल्गा के कॉम्बिनेशन से, इनके सिम्बायोसिस रिलेशनशिप की वजह से ही ये व्हाइट स्पॉट्स बनते हैं. इसमें क्या होता है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा. हम पता है एल्गी क्या होता है, वो क्या होता है, ग्रीन कलर की होती है, हमने ऊपर पढ़ चुका है. वो उसके अंदर ग्रीन कलर की होती है, मीन्स उसके पास क्लोरोफिल होगा तो वो अपना खाना बना सकता है. एंड फंगस लिव टुगेदर, फंगस उसके साथ रहता है. अब हमने अभी पढ़ के आए हैं कि फंगस अपना खाना नहीं बना सकता, तो फंगस क्या करता है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर. फंगस प्रोवाइड करता है रहने की जगह और पानी, किसको, एल्गा को. एंड मिनरल्स टू द एल्गा, शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गा को, एंड रिटर्न में क्या करता है, एल्गा उसको खाना बना के दे देता है.
तो ये यहाँ पर भी क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बता रहा है कि देखो फंगस क्या कर रहा है, फंगस जा रहा है, उसको रहने की जगह दे रहा है, एल्गा को वाटर दे रहा है, मिनरल दे रहा है, सब दे रहा है, और बदले में एल्गा उसको खाना बना के दे रहा है, क्योंकि फंगस अपना खाना नहीं बना सकता। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। ये भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है और लाइकेंस उसका यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है। लास्ट हमारा यहाँ पर आ गया 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स सॉइल से कैसे रिप्लेनिश्ड हो रहे हैं, कैसे खत्म हो रहे हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। क्या तुमने कभी देखा है कि फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं अपनी फील्ड में। मैन्योर मीन्स खाद, काउ डंग, और फर्टिलाइजर जो ऑर्गेनिक नहीं होती है। और गार्डनर यूज दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स, और गार्डनर क्या करते हैं, उसी फर्टिलाइजर मैन्योर को क्या अपने लॉन्स में, पॉट्स में क्या कर रहे हैं, भर रहे होते हैं। डू यू नो वाई दिस इज डन। क्या तुम जानते हो कि क्यों करते हैं, फर्टिलाइजर डालते क्यों हैं। हमें पता था, ऊपर हमने पढ़ा था कि उनको उसमें फर्टिलाइजर क्या होता है, रिच इन नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन की कमी ना हो किसी को, प्लांट को, तो इसलिए वो डालते हैं। सो यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हम पढ़ चुके हैं प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल। सॉइल से क्या करते हैं प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो, कोई भी चीज, सब हम जानते हैं, सब चीज, कोई भी चीज अनलिमिटेड तो है नहीं, सब चीज खत्म हो सकती है, रिप्लेनिश्ड हो सकती हैं। सो प्लांट्स अगर सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स निकालेंगे तो सॉइल में भी तो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, है ना। तो सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। तो उनका जो अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, जो कि उस सॉइल में प्रेजेंट है, उसमें डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। Fertilizers and manures containing nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus। अब फर्टिलाइजर के अंदर क्या क्या होता है, फर्टिलाइजर मैन्योर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, पोटेशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। और ये न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम डालते रहने चाहिए सॉइल में कि वो एनरिच रहे इन सब न्यूट्रिएंट्स से, कि उसमें ये सब सॉइल के अंदर ये सब न्यूट्रिएंट्स खत्म ना हो जाए। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी। इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम डालने से हम अपने प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं। वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। और फर्टिलाइजर डालने से प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन। यूजली क्या होता है, क्रॉप प्लांट्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लेती हैं। एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। क्रॉप प्लांट सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लेती है, इसकी वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, नाइट्रोजन के जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। You learn that through nitrogen gas is available in plenty in the air। हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन प्लेंटी मीन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। लेकिन सब हमने ऊपर पढ़ा है कि प्लांट्स को ऐसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वैसे वो उस गैसियस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। सो प्लांट्स कैन नॉट यूज दैम इन दिस मैनर। ये भी लिखा है कि प्लांट्स उसको इस मैनर में यूज नहीं कर सकते जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। क्या चाहिए होता है उनको, सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होती है, गैसियस फॉर्म में नहीं, सॉल्युबल फॉर्म में, घुली हुई फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होती है। अब हमें पता था एक बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि प्लांट यूज कर सकें। लेकिन वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, सो द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि राइजोबियम का काम क्या होता है, ठीक है, पढ़ते हैं। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट, एकदम टिक करके रख लो, ठीक है। राइजोबियम क्या होता है उसके बारे में है तो ये लिख देना, इस दा से लेकर यहाँ फॉर्म तक, ओके। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो उसको यूज कर सके। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम भी अपना खाना नहीं बना सकता, कन्वर्ट कर सकता है गैसेस को, लेकिन खाना तो नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। So it often live in the roots of gram, peas, moong, beans and other leguminous and provide them with nitrogen। तो वो कहाँ पर रहता है, किसके साथ रहता है, प्लांट्स की रूट में रहता है। So is often live in roots of gram।
ठीक है। तो वो क्या करता है, रूट में रहता है किसकी, ग्राम्स की, पीस की, मीन्स मटर की, मूंग की, बीन्स की और अदर लेगुमिनस एंड प्रोवाइड देम विद न्यूट्रिशन, सॉरी एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। और उनको क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो रिलेशनशिप आपको समझ में आ रहा है क्या है, यहाँ पर भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बन रहा है किसके बीच, राइजोबियम और प्लांट के बीच। राइजोबियम क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है यूजेबल फॉर्म में और उसको सॉइल में डाल देता है तो प्लांट उसको यूज कर सके, और बदले में प्लांट क्या करता है, उसको खाना प्रोवाइड कर रहा है। इन रिटर्न, यहाँ पे लिखा है इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स क्या प्रोवाइड करता है, राइजोबियम को फूड प्रोवाइड करता है, रहने की जगह प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, मीन्स इस राइजोबियम को। तो यहाँ पर भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बन रही है। They thus have a symbiotic relationship. This association, यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पर क्या बन रहा है, symbiotic relationship बन रही है। This association is a great significant for the farmers. इनका जो एसोसिएशन है, इनका जो समूह है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है फार्मर्स के लिए, क्योंकि ऐसा होगा तो उनकी फसल अच्छे से ग्रो करेगी। They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. अब ये क्या पॉइंट लिखा है कि जहां पर ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कम डाल देते हैं जहां पर जब वो लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि ये राइजोबियम बैक्टीरिया किसकी रूट में पाया जाता है, ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन्स और अदर लेगुमिनस प्लांट्स। ठीक है, तो इन जब प्लांट्सों को उगा रहे होते हैं, इनके पास तो पहले से राइजोबियम है, तो इसमें फर्टिलाइजर ज्यादा डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, पूरी रहेगी, उनका अमाउंट तो पूरा ही रहेगा, क्योंकि राइजोबियम इनको कमी नहीं होने देगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसमें फर्टिलाइजर कम डालते हैं। जैसे कि चावल, पहले क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन आपने पढ़ाओ ना पढ़ाओ बता दूं, सबसे पहले उगाएंगे चावल। ठीक है, अगर चावल उगाएंगे, चावल क्या करता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा वो नाइट्रोजन क्या है लेता है। उसके बाद ये क्या है, ग्राम या पीस या मूंग दाल ऐसे ये उगा देते हैं, उससे वजह से क्या होता है, वो सॉइल जो होती है एनरिच हो जाती है न्यूट्रिशन नाइट्रोजन से, तो उसके बाद वो कोई भी प्लांट उगा सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पल्सेस जैसे कि दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। अब देखो ये ओवरव्यू दे रहा है हमें यहाँ पर कि इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट होते हैं कोई प्लांट्स, और कोई सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। पैरासाइट कौन कौन से होते हैं और एग्जांपल क्या था, मैंने आपको बताया था क्या था, पैरासाइट का एग्जांपल कस्कुटा, ओके, और सेप्रोट्रॉप्स का फंगाई और मशरूम। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये अपना जो खाना है वो अदर ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करते हैं। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. सभी all animals जो हैं वो सब heterotrophs हैं, क्योंकि वो plants पे डिपेंड है, animals पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। लास्ट में एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स। क्या हम कह सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब ये पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट। सो उसको हम पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हैं कि वो पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि वो अपना खाना भी बना सकता है पिचर प्लांट, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो तो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, इसलिए वो इंसेक्ट को खाता है। तो हम कह सकते हैं वो आधा ऑटोट्रॉप है और आधा हेटेरोट्रॉप है। हाँ, हम कह सकते हैं, इसका आंसर होगा यस, यस, ठीक है, क्योंकि वो आधा हेटेरोट्रॉप है और आधा ऑटोट्रॉप है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।